नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में हमने प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ कुछ जो टर्मिनोलॉजी थी न्यूट्रिशन की उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है चारे का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि चारे का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए। सही दिखाई दे रहा है ये? एक बार यस और नो बोल के बताइए आप कमेंट में, क्या सही दिखाई दे पा रहा है? देखने में तो कोई समस्या नहीं है। ब्राइटनेस ज्यादा है सर। ब्राइटनेस ज्यादा है? जी सर, कम दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो थोड़ा सा बताइए अब, ठीक है या नहीं है? नहीं तो दोबारा से लिखेंगे। अब सही है सर। अब सही है? ठीक है सर, ठीक सही है। है। ओ, ठीक। तो देखिए, तो कोई भी जो चारा है, फसल है, ठीक है, जिसे हम जानवर के लिए खिलाते हैं, तो उस चारे का हम जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो किस तरह से उसका बंटवारा हम कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो चारा है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक तो कहलाता है रफेज। क्या है? रफेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? चारा। ठीक। एक तो हो गया रफेज और दूसरा है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का अर्थ है दाना। तो चारा और दाना, तो ये किसी भी जानवर के लिए जो दिया जाने वाला भोजन है या फीड स्टफ है, उसको मुख्य रूप से हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है चारा और दूसरा होता है दाना। अब ये जो चारा और दाना है, इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है, इनमें जो अंतर है, वो बेसिक अंतर क्या है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फीड स्टफ है, ठीक है, या ये कहें कि चारा है। क्या था पहला? रफेज। चारा क्या है, इसको हम बोलेंगे फीड स्टफ बोलते हैं। ठीक है। फीड स्टफ यानी कोई भी भोज्य पदार्थ जो हो गए जानवर के। तो एक तो हो गया रफेज। रफेज को हम क्या बोल रहे हैं? चारा बोल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है अपना कंसंट्रेट, यानी दाना। अब दोनों का जो क्लासिफिकेशन है, उसका बेसिक यानी आधार क्या है, किसको हम चारा कहेंगे और किसे हम दाना कहेंगे। ठीक है। तो ऐसा चारा या ये कहें कि जानवर का ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? CF से। ठीक है। तो जो क्रूड फाइबर है उसकी मात्रा कितनी होगी? 18% से
अधिक होती है। ठीक है। तो ऐसा चारा जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक है। और दूसरी चीज है TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। इसकी मात्रा 60% से कम होती है। ठीक है। तो वह चारा क्या कहलाएगा? रफेज कहलाएगा। यानी वह भोज्य पदार्थ किसके अंतर्गत रखा जाएगा? रफेज के अंतर्गत रखा जाएगा। जिस भोज्य पदार्थ में जानवर को जो हम खिला रहे हैं, यदि उसमें ये दो पैरामीटर अपने सेट बैठते हैं, यानी उसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक है, सॉरी, क्रूड फाइबर की मात्रा इसमें 18% से अधिक है, बिल्कुल, और TDN की मात्रा 60% से कम है, तो वह भोज्य पदार्थ जो हम जानवर को दे रहे हैं वह क्या किसके कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा? रफेज के अंतर्गत रखा जाएगा। अब जो क्रूड फाइबर है, हमने कल बात की थी प्रोक्सिमिक प्रिंसिपल्स की, हम जब बात कर रहे थे तो क्रूड फाइबर हम किन्हें बोल रहे थे? कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मतलब आसानी से नहीं पचते, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोल रहे थे? क्रूड फाइबर बोल रहे थे। जैसे सेलुलोज, ठीक है, और क्या था? हेमी सेलुलोज, और तीसरी चीज थी यहां पर लिग्निन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि ऐसा चारा जिसके अंतर्गत सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की मात्रा 18% से अधिक होगी, यानी ज्यादा होगी, तो वह क्या कहलाएगा? रफेज कहलाएगा। और दूसरी चीज है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। ये क्या रहेंगे? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट का अर्थ क्या है? कि कुल पचित पोषक पदार्थ, कुल पचित पोषक पदार्थ। कुल पचित में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी अपनी? देखिए, कुल पचित में अपने पास क्या क्या चीज हम देते हैं जानवर के लिए? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, वसा भी दी जाती है जानवर के लिए, ठीक है, और प्रोटीन भी दी जाती है। ठीक। तो प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और वसा हो गई। ठीक है। तो इनमें से जितना हम दे रहे हैं, ये तो हम बहुत सारा रहे हैं जानवर के लिए, लेकिन पच कितना रहा है? ठीक है। पचने के बाद जो अवशोषित हो रहा है वो कितना है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, यानी हमने दिया उसके लिए ज्यादा मात्रा, ठीक है, यानी उसके लिए मान लो कि हमने मात्रा थी अपनी 100, जो जानवर को हमने दिया या जानवर ने जो भी खाया हमने उसको 100 मान लिया, ठीक है। अब उस 100 में से कार्बोहाइड्रेट मान लो कि 60, या ये जो टोटल सभी पदार्थ हैं वो 60% ही बच पाए। तो इसलिए यहां पर जो कुल पचित पोषक पदार्थ की मात्रा हो गई वो कितनी हुई? मात्र 60%, यानी वो पचा कितना पाया? उस 100 में से 60% ही पचा पाया, और 40% बाकी का नहीं बच पाया। ठीक है। तो ये हो गई उसकी कुल पचित पोषक पदार्थ की मात्रा, यानी उसके अंदर जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट हैं जिनको पचाया जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? TDN कहलाता है। यानी उसमें से जो भी मात्रा दी जा रही है कितना पच सकता है। ठीक है। कोई भी जो पदार्थ हम दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पचने योग्य पदार्थ कितने होते हैं जिनको जानवर आसानी से पचा सकता है? तो वो कितने हैं? 60%, यानी बाकी का 40% ऐसा है जो कि पचेगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज हो गई टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, वसा के रूप में हो, प्रोटीन के रूप में हो। तो ये जो सभी पचित पोषक पदार्थ हैं इनकी कुल मात्रा जो दी जा रही है उसका 60% ही क्या हो रहा है? मान लो बच रहा है, तो उसकी TDN वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60% आ जाएगी। तो यहां पर इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, कि इसमें से जो भी पोषक पदार्थ हैं रफेज में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, चाहे वो वसा के रूप में हो,
चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो। इस चारे के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो उपस्थित हैं, उसका केवल कितना भाग बच पाएगा? 60% से कम ही बच पाएगा, पूरा नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पोषक तत्व जानवर के लिए नहीं मिल रहे। ठीक है, तो पोषक तत्व यहाँ से जानवर को प्राप्त नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि पाचन क्षमता क्या है, पाचकता क्या है इनकी, कम है, इसीलिए ये नहीं पच पा रहे। तो आप सिंपल सा सीधा सीधा ये याद रखें कि जो क्रूड फाइबर है, क्रूड फाइबर का मतलब क्या हो गया, अपने सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, ठीक है, इनकी मात्रा क्या है, 18% से अधिक है। और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, जो पचने योग्य पदार्थ हैं जिनसे हमें मुख्य रूप से पोषक तत्व मिलेंगे, वो कितने हैं, 60% से कम है। ठीक है, तो वो तो क्या कहलाएगा, रफेज कहलाएगा। दूसरी तरफ जो कंसंट्रेट है, दाना है, ठीक है, तो दाने को हम बेसिकली जो अच्छा जानवर है उसके लिए देते हैं, या जिससे हमें उत्पादन ज्यादा लेना है उसके लिए देते हैं। ठीक है, और दाना थोड़ा महंगा भी होता है। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई दाना जो दिया जाता है इसका मतलब उसमें पोषक तत्व अच्छे होते हैं, क्योंकि हम उत्पादन लेने के लिए तो दे रहे हैं दाने को। जो दुधारू गाय है या भैंस है या जिसके पेट में बच्चा है, उसी के लिए मुख्य रूप से दाना दिया जाता है, नॉर्मली हम सोच के देखें तो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो दाने को दे रहे हैं वो उत्पादन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, पोषक पदार्थ देने के लिए दे रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसके पैरामीटर पर। क्रूड फाइबर की मात्रा दाने में 18% से कम रहेगी। क्या रहेगी, क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम रहेगी। और क्रूड फाइबर क्या है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, यानी एक तरह से बेकार की चीजें हो गई, जो कि पाचन, जिनको पचने में ज्यादा समय लगता है। और लिग्निन जो बेसिकली है कि क्या है, पाचन में अवरोध पैदा करता है या डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो ये जो बेकार की चीजें हैं इसमें कम रहेंगी, मतलब दाना क्या है, अच्छी चीज है। तो क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। दूसरी चीज है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। वहां पर टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की जो मात्रा थी कितनी है, 60% से कम, और यहाँ कितनी रहेगी, 60% से अधिक। यानी जो भोजन है वो 60% से ज्यादा पचेगा ही पचेगा, उससे जो पोषक तो मिलेंगे जानवर के लिए वो ज्यादा मिलेंगे, यानी 60% से ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पर 60% से ज्यादा जाएगा ही नहीं, कम ही रहेगा टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो, चाहे वो वसा के रूप में हो। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि क्रूड फाइबर ज्यादा है तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज ज्यादा हैं, बेकार की चीजें, और जो डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट हैं वो कम है। सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, तो रफेज और चारा दोनों का जो बेसिक पैरामीटर है वो क्या है, क्रूड फाइबर और टीडीएस। ठीक है, तो क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से, जो रफेज है उसमें 18% से अधिक है ना। और टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट क्योंकि रफेज है तो इसमें कम रहेगी, क्योंकि डाइजेशन ज्यादा नहीं होगा या पोषक तत्व ज्यादा इसमें हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। अगला है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, और जबकि टीडीएन की मात्रा 60% से कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, क्योंकि ये अच्छी तरह से पचेगा और पोषक तत्व ज्यादा मिलेगा। बात करते हैं कि जो रफेज है, रफेज में और क्या चीजें में उपलब्ध रहेंगी। देखो, रफेज की जो पाचकता है, यानी पचने की जो क्षमता है, पाचकता कैसी रहती है इसकी, कम रहती है, यानी कम मात्रा में ये पचता है। और इधर की तरफ बात करें तो यहां पर पाचकता कैसी रहेगी, पाचकता अधिक रहती है इसकी, यानी क्योंकि टीडीएन तभी तो मिलेगा, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, जब ये अधिक रूप अधिक पचेगा। ठीक है, तो यहां पर पाचकता होती है। तीसरा है पोषक तत्व।
यहाँ पर पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं और यहाँ पर पोषक तत्व अधिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि टीडीएन वैल्यू ज्यादा है। इसलिए पोषक तत्व कैसे रहेंगे यहाँ पर, अधिक मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो। ठीक है। अगला है कि जो रफेज है, अगर हम वजन के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो इसका वजन कैसा होता है, हल्का होता है। भाई एक कट्टे में या फिर एक कोई भी बर्तन है उसमें आप रफेज भरो यानी चारा भरो, और उसी में भरो आप दाना, तो किसमें वजन ज्यादा आएगा, किसका वजन ज्यादा आएगा, दाने का वजन ज्यादा आएगा। ठीक है, जिसको बोल दिया जाता है घनत्व। एकांक क्षेत्रफल का वजन यानी एकांक आयतन में जो वजन होता है वह क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है। तो इसका घनत्व या वजन ज्यादा होता है, या तो घनत्व कहें, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं वजन कैसा होता है, हल्का होता है या कम होता है। वजन कैसा रहेगा, कम या हल्का, और इसका घनत्व या वजन क्या रहेगा, ज्यादा। अब जो चारा है इसको देने का उद्देश्य क्या है जानवर को, ठीक है, क्योंकि भाई जब कंसंट्रेट देना इतना ही अच्छा है तो हम भूसा दे ही क्यों रहे हैं जानवर को, सीधा दाना ही दाना देना हम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडाइजेशन पैदा हो जाएगा, उल्टा जानवर के दिक्कत पैदा हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज कि जो जानवर है उसका पेट भरेगा नहीं, ठीक है, रूमन बहुत बड़ा होता है उसका। तो पेट भरने की संतुष्टि प्रदान करने के लिए, पेट भरने की संतुष्टि प्रदान करने के लिए, पेट भरने की संतुष्टि प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम, रफेज को या चारे को दिया जाता है। और जबकि दाने को जो दिया जाता है वो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दिया जाता है, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिल रहे हैं, किसके रूप में, टीडीएन के रूप में। तो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या दिया जाता है, कंसंट्रेट या दाना दिया जाता है। ठीक है। तो ये अपना हो गया बेस कि जो भी फीड स्टफ है वो दो प्रकार का है, एक रफेज हो गया, दूसरा कंसंट्रेट हो गया। रफेज को हम चारा कह रहे हैं और कंसंट्रेट को हम क्या बोल रहे हैं, दाना। इनका जो डिवाइडेशन का जो बेस है वो क्या है, क्रूड फाइबर और टीडीएन। तो क्रूड फाइबर की मात्रा किस में अधिक होगी, क्योंकि चारे में अधिक होगी, क्योंकि जो भी सेल वॉल है प्लांट्स की उसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किस में रहेगी, जो प्लांट्स के पार्ट हैं, जैसे मुख्य रूप से पत्तियां हो गई, उसका तना हो गया, ठीक है, उसी से क्या बना है, चारा बना है। ठीक? उसमें क्या चीज अधिक हो गई, क्रूड फाइबर अधिक हो गया, क्योंकि इन तीनों चीजों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, क्रूड फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको पचान जो आसानी से नहीं पचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रूड फाइबर कह रहे थे। और दूसरी चीज अपनी क्या थी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट, ठीक है, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट जो पचने में कैसे रहते हैं, आसान होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। तो कुल पचित पोषक पदार्थ जो होंगे यहाँ पर, यानी जो टोटल भोजन पचेगा वो 60% से कम ही यहाँ पर पचेगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि टीडीएन की मात्रा कैसी रहती है, 60% से, ठीक। और दूसरी तरफ क्रूड फाइबर 18% से कम होगा और टीडीएन 60% से ज्यादा होगा। इसकी पाचकता कम रहेगी, ठीक है, किसकी वजह से, क्रूड फाइबर की वजह से। पोषक तत्व कम रहेंगे क्योंकि टीडीएन हमें यहाँ पर 60% से कम है, और यहाँ पर पोषक तत्व अधिक रहेंगे क्योंकि टीडीएन 60% से यहाँ पर अधिक होता है और वहां 60% से। घनत्व यानी वजन, वजन में ये हल्के होते हैं जबकि दाना वजन में भारी होता है। रफेज को देने का जो उद्देश्य है वो पेट भरने की संतुष्टि, की जानवर को ऐसा एहसास हो कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया, है ना। और यहाँ पर
जो दाने को देने का उद्देश्य है वो क्या है? पोषक तत्वों की पूर्ति। ठीक। अब नेक्स्ट कि रफेज और चारे का क्लासिफिकेशन देखिए। तो जो रफेज है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सूखा चारा और दूसरा है हरा चारा। क्योंकि चारा दो प्रकार का हो सकता है, एक हरा रहेगा और दूसरा सूखा रहेगा। अब जो सूखा चारा है वो किस किस रूप में प्राप्त होता है? भूसे के रूप में या hay के रूप में। जबकि हरा चारा जो प्राप्त होता है वो घासें हो गई। ठीक है। दूसरी चीज फसलें, जो भी उगाई जाने वाली फसलें हैं वो हो गई। चारागाह, चारागाह की फसलें हो गई साइलेज के रूप में। और यहाँ पर जो फसलों के साथ में हम यहाँ जड़ें वगैरह भी लिख सकते हैं। जड़ें, कंद वगैरह यहाँ पर इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए? हरे चारे के स्रोत हो गए और ये हो गए सूखे चारे के स्रोत। कि जो भूसा है, भूसा किसी का भी हो सकता है, जैसे मुख्यतः हम गेहूं चावल की बात करते हैं तो इनका जो भूसा है वो किसके अंतर्गत आता है? सूखे चारे के अंतर्गत आता है। और जो हे आता है वो भी क्या है? सूखे चारे के अंतर्गत आता है। जबकि हरे चारे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घासें आ जाती हैं, फसलें आ जाती हैं जो उगाई जा रही हैं, चारागाह आ जाते हैं और साइलेज। ठीक है। साइलेज और हे के बारे में बात करेंगे कि दोनों ही लंबे समय तक चारे को संरक्षित रखने की विधियां होती हैं। ठीक है। इनको बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? कि कोई भी जो चारा है उसको हम लंबे समय तक संरक्षित रख सकें। ठीक है। तो इसलिए इनको बनाया जाता है। ठीक। अब देखिए कि जो भूसा है, अब सूखा चारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या रहेगा? कम रहेगा। नमी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो कितनी कम रहेगी इसमें? इसमें जो मॉइस्चर है वो कितनी रहती है? लगभग 10% तक होती है। वहीं हे की बात करें तो हे में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो नमी रहती है, वो रहती है लगभग 12 से 14%। तो इनमें जो नमी है, तो भूसे की बात करें तो भूसे में नमी कितनी है? 10% तक होती है लगभग। और हे में कितनी होती है? 12 से 14%। इसका मतलब ये हो गया कि जो भूसे में ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है, ठीक है, वो कितना है? लगभग लगभग 90% तक होता है। और इसमें कितना रहेगा? लगा लीजिए लगभग 85% तक ड्राई मैटर यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो भूसे में लगभग कितना रहती है नमी? जो पानी की मात्रा है 10% तक रहती है। और हे में जो नमी रहती है वो 12 से 14% तक होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हरी फसलें हैं इनमें मॉइस्चर कंटेंट अधिक होता है। ठीक है। तो लगभग 80% तक इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से साइलेज की बात करें तो साइलेज में 60 से लेकर के 70% तक नमी पाई जाती है। ठीक है। तो साइलेज में कितनी हो गई? 60 से लेकर 70% तक नमी पाई जाती है। बाकी जो ये हरी घासें, चारा है, इनमें लगभग 80 से 85% तक मॉइस्चर कंटेंट या नमी पाई जाती है। ठीक। तो ये तो बात हो गई अपनी फीड स्टॉक के बारे में, जो चारा है, रफेज है। अब अगली चीज है दाना। तो दाने को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, दाने को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, तो जो दाना है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रोटीन युक्त। कौन सा दाना है? जो प्रोटीन युक्त है या प्रोटीन के स्रोत होते हैं। ठीक है। जिन ऐसे दाने जिनसे हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन कंटेंट मिलता है, तो उन दानों को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन रिच। और दूसरी तरफ जिनसे ऊर्जा मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मिलती है, तो उन्हें बोलेंगे हम एनर्जी रिच या ऊर्जा युक्त दाने।
ठीक है, और इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? एनर्जी रिच। ठीक, और इनको क्या बोल दिया जाएगा? प्रोटीन रिच। तो जो दाने हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन रिच और एनर्जी रिच। ठीक, तो अब इनका जो, किन दानों को हम प्रोटीन रिच कहेंगे और किन को हम एनर्जी रिच कहेंगे या ऊर्जा युक्त दाने कहेंगे? तो इसका जो बेसिक फंडा है, इनका जो आधार है, वो है क्रूड प्रोटीन यानी कच्चा प्रोटीन। तो ऐसे दाने जिनमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा, कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 18% से अधिक है। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो कितना है? 18%। तो ऐसे दाने जिनमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 18% से अधिक है, तो वो क्या रहेंगे? प्रोटीन रिच रहेंगे। और जिनमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 18% से कम है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? ऊर्जा युक्त दानों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन युक्त दाने हैं, भाई प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? जो जानवर को हम दाना या कंसंट्रेट दे रहे हैं, वो प्रोटीन जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो इनको भी उनके जो स्रोत के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी ऐसा दाना या कंसंट्रेट जो जानवरों से मिल रहा है, उसे बोल देंगे एनिमल बाई प्रोडक्ट। ठीक है, यदि प्लांट से मिल रहा है तो उसे बोल देंगे प्लांट बाई प्रोडक्ट। और यदि जो मतलब प्रोटीन है हमें कहाँ से मिल रही है? जानवरों से मिल रही है, तो वो क्या कहलाएंगे? एनिमल बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। और जो हमें प्लांट से मिल रही है प्रोटीन, वो कहलाएंगे प्लांट बाई प्रोडक्ट के रूप में कहलाएंगे, जो स्रोत है। एक होता है अलग से ट्रेवर्स ग्रेन। ठीक है, और दूसरे होते हैं एनपीएन कंपाउंड, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज आती है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं एनिमल बाई प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या चीज आएंगी? यानी ऐसे स्रोत जिनसे जो जानवर, स्रोत जिनका क्या है? जानवर है, ठीक है, या उनका कोई बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसे किस रूप में दिया जा रहा है? प्रोटीन के स्रोत के रूप में जानवर के लिए दिया जाता है। जैसे कि स्लोटर हाउस होते हैं, कट्टी घर होते हैं, है ना? तो उनकी जो वहां पर हड्डियां हैं, उन हड्डियों को पीसा जाता है। ठीक है, और उनको कैल्शियम के स्रोत के रूप में जानवरों को दिया जाता है। इसी प्रकार से जो ब्लड है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, और जानवरों के लिए जो उनका फीड है उसमें मिलाया जाता है। इसी तरह से जो मछलियां हैं, मछलियों को सुखा करके, उनको पीस करके, उसको जानवरों के जो कंसंट्रेट होते हैं, दाने होते हैं, उनमें मिक्स किया जाता है। तो इसी तरह से जो ये स्रोत हैं वो क्या कहलाएंगे? एनिमल बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो बात करें जैसे एनिमल स्रोत में, बोन मील, ब्लड मील, और क्या हो जाएगा? फिश मील, बोन मील है, ब्लड मील है, फिश मील है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कि एनिमल बाई प्रोडक्ट या स्रोत के रूप में यूज किए जाते हैं। किसके लिए? जो एनिमल्स के जो दाने होते हैं या उनके जो कंसंट्रेट मिक्सचर होते हैं, उसमें करने के लिए, यानी जो दाना है उसमें प्रोटीन की मात्रा को पूर्ति करने के लिए इनको मिक्स किया जाता है। इसी तरह से जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में भी जो पंख वगैरह होते हैं, उनके विभिन्न अंग होते हैं, तो उनको भी सुखा करके, पीस करके दिया जाता है। सर ये फिश मील तो इसमें एनिमल वाई प्रोडक्ट में आएगा या मरीन वाई प्रोडक्ट में आएगा?
नहीं, ये सब एनिमल में ही आ जाएगा। मरीन क्या है, उसको क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन जो भी हम जानवर से या लैब और जो भी जीव है उनसे प्राप्त करें वो सब एनिमल में आ जाएंगे, है ना। ये एनिमल का ही आगे क्लासिफिकेशन हो जाता है मरीन। ऐसा ओके। क्लियर नहीं है कि उसको मरीन में ही हम रखेंगे, क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं अभी, किस में कर रहे हैं हम, एनिमल बाई प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसके बाद फिर प्लांट बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्लांट में मुख्यतः कौन कौन से आ जाती हैं, फलों को हम मुख्य रूप से यूज करते हैं। ठीक है। तो जितनी भी खल हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे अपनी बिनौला की खल हो गई, ठीक है, सरसों की खल हो गई, कोकोनट की खल हो गई, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं, प्लांट बाई प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे मस्टर्ड के, ठीक है, और क्या आ जाए, कॉटन केक, और आपकी क्या हो जाएगी, मस्टर्ड हो गई, कॉटन हो गई, तिल केक यानी तिल की खल। तो जितनी भी मुख्य रूप से जो खलें हैं वो किसके लिए यूज की जाती हैं, प्रोटीन के स्रोत के रूप में काम में ली जाती हैं। ठीक। तो ये हो गई अपनी कौन सी, प्लांट बाई प्रोडक्ट। अब इसके अलावा एक आती है ब्रेवर्स ग्रेन। इसमें क्या करते हैं कि जो ज्वार वगैरह के जो दाने होते हैं उनको परख नली में एक तरह से कृत्रिम रूप से उनको उगाया जाता है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि ये फार्माकोलॉजी में आएगा ये, ठीक है, वहां पर जो एक टॉपिक है तो वहां बात करेंगे। लेकिन आप इतना ही याद रखें कि ब्रेवर्स क्या होते हैं, कि जो ज्वार के दाने होते हैं, या ये कहें कि जो दाने हैं उनको कृत्रिम रूप से अंकुरित करवाया जाता है। ठीक है। इसलिए उनमें जो फ्रूट प्रोटीन की मात्रा है वो लगभग कितनी पहुंच जाती है, 42% या इससे अधिक होती है। ठीक है। तो ये होते हैं ब्रेवर्स ग्रेन। अब अगला है कि एनपीएन, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन, यानी हम क्या दे रहे हैं, प्रोटीन तो नहीं है लेकिन क्या है, हम नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो किस रूप में करा रहे हैं, जो कि किसके द्वारा बनता है, सूक्ष्म जीवीय पाचन के द्वारा, यानी माइक्रोबियल प्रोटीन जो बनता है वो किससे बनता है, एनपीएन कंपाउंड से बनता है। तो इसके रूप में हम क्या चीज मिला सकते हैं चारे में, यूरिया फीडिंग कराई जाती है, ठीक है, बाईयूरेट्स दिए जाते हैं, अमोनिया दी जाती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट खिलाए जाते हैं, और नाइट्रोजन क्षार दिए जाते हैं, किसके साथ में, जो भोजन है उसके साथ में मिक्स करके। किस लिए दिए जाते हैं, जिससे कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सके। इसके द्वारा बढ़ सके, सूक्ष्म जीवीय पाचन के द्वारा, जिसे हम बोल देते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। क्या कह दिया जाता है, माइक्रोबियल प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर जो इस नाइट्रोजन का उपयोग करके जो प्रोटीन बनाई जा रही है वो डायरेक्ट नहीं बन रही, किसके द्वारा बनाई जा रही है, विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जा रही। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोबियल प्रोटीन कहा जाता है। और माइक्रोबियल प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी चीज दी जाती है, एनपीएन कंपाउंड्स दिए जाते हैं, उसमें यूरिया, बाईयूरेट्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन बेस और अमोनिया शामिल होते हैं। ठीक। अब देखो, दोबारा से फिर एक बार बात करते हैं कि जो दाने हैं, दानों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इसके आधार पर, क्रूड प्रोटीन के आधार। ठीक है। क्रूड प्रोटीन जिनमें 18% से अधिक है उनको तो बोल देंगे हम प्रोटीन युक्त दाने। ठीक है। कैसे हैं, प्रोटीन रिच या प्रोटीन युक्त दाने। और जिनमें क्रूड प्रोटीन 18% से कम है उनको बोल देंगे एनर्जी रिच या ऊर्जा युक्त दाने कह देंगे। दोनों का बेसिक जो अंतर है वो क्या है, क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन कितनी है, 18% से यदि अधिक है तो वो किस में चले गए, प्रोटीन वाले भाग में चले गए, प्रोटीन रिच में। यदि कम है तो एनर्जी रिच में चले गए वो दाने। ठीक। अब जो हमने मान लिया भाई ये प्रोटीन युक्त दाने हैं, यानी कि जो स्रोत हैं जिनमें प्रोटीन 18% से अधिक है, वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं, उसका स्रोत क्या है, उसके स्रोत हैं एनिमल बाई प्रोडक्ट, प्लांट बाई प्रोडक्ट, रिवर्स ग्रेन, एनपीएन कंपाउंड्स। तो एनिमल बाई प्रोडक्ट में क्या चीज आएंगी, भाई बोन मील, फिश मील, ठीक है, ब्लड मील, सीदर्स मील, ये सब क्या है, इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, एनिमल,
प्लांट वाले में मस्टर्ड केक, कॉटन केक, ठीक है, तिल केक, और जो भी केक हैं वो आ जाती हैं, जैसे कोकोनट वगैरह में उसमें भी आ जाता है वो। इसके अलावा ब्रेवर्स ग्रेन, ये भी क्या है कि बेसिकली दाने ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उन दानों को कृत्रिम रूप से इस तरह से ट्रीटेड किया जाता है कि उनसे जो प्रोटीन की मात्रा है कितनी बढ़ा दी जाती है, लगभग 42% तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो मतलब उन दानों से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं कृत्रिम रूप से, ठीक। एनपीएन कंपाउंड इसलिए यूज किए जाते हैं कि माइक्रोबियल प्रोटीन प्राप्त की जा सके। कैसे? यूरिया फीडिंग करा करके, बाईयूरेट्स दे करके पानी के साथ में, ठीक है, जिस तरह से हम ये दे रहे हैं ना, जो एनिमल बाई प्रोडक्ट दिए जाते हैं जानवर के लिए, उसी प्रकार से एक निश्चित मात्रा में यूरिया की मात्रा दी जाती है, बाईयूरेट्स मिलाए जाते हैं, अमोनिया मिलाया जाता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रोजन बेस दिया जाता है, या पानी के साथ में मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी किसके बारे में बात, प्रोटीन युक्त दानों के। अब बात करें हम एनर्जी रिच यानी ऊर्जा युक्त दाने, तो इसमें मुख्यतः अपने सिंपल जितने भी दाने हैं सीरियल्स ग्रेन है, ठीक है। सीरियल्स ग्रेन से मतलब है कि अपने ज्वार बाजरे, ठीक है, ये सब दाने हैं किसके अंतर्गत आते हैं, दानों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अनाज हो गया, और चुरी और चोकर, कल हमने बात की थी, ठीक है, फल और हस्क, और इसके अलावा था अपना एक ब्रांड, है ना। तो हल तो बोल रहे थे कि किसी भी कोई भी जो बीज है उसका कठोर आवरण, जैसे मूंगफली वगैरह जो होती हैं, तो उनका जो कठोर आवरण था वो, उसको हम क्या बोल रहे थे, हल कह रहे थे। और हस्क कह रहे थे कि दाने के ऊपर का पतला आवरण, यानी जिसके अंदर दाना है वो आवरण ऊपर का कैसा है, पतला है, जैसे गेहूं, चावल, इनका जो आवरण होता है उसको हम क्या बोल रहे थे, हस्क बोल रहे थे, ठीक है। और एक होता है ब्रान। ब्रान किसे कहते हैं, कि जो गेहूं है, ठीक है, जो भी दाने हैं, उसको जब आटा बना करके या काफी ग्राइंड करके जब उसको छाना जाता है, तो तभी वो अलग होता है, ठीक है। ब्रान कब अलग होता है, जब दाने को बहुत पीसा जाता है, आटे के रूप में पीसा जाता है और उसको छानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जो शेष बचता है ऊपर पतला छिलका दाने के ऊपर का, जिसे सामान्य रूप से अलग करना आसान नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रान, ठीक। अब एक होता है चूरी, जैसे उसे क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, मुख्य रूप से जो दाल होती है, ठीक है, दालों के जो ऊपर का आवरण है उसे हम बोलते हैं चूरी, जैसे चना चूरी, ठीक है, अरहर चूरी। तो उनका जो आवरण है ना तो हस्क की तरह ज्यादा कठोर होता है, और ना ही इतना पतला होता है कि जो ब्रान होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का होता है और आसानी से अलग हो जाता है। जो दालों के ऊपर का आवरण है वो इतना कठोर नहीं होता, या ये कहीं कि उसको अलग करना ज्यादा कठिन नहीं होता है, आसानी से अलग हो जाता है। जैसे दालों की कहते हैं ना धोबा दाल जो होती है, तो दालों को जब क्या किया जाता है, जैसे ऊपर से धोबा छिलका, जैसे दालें होती है ना, दो तरह की होती हैं, कि भाई धोबा दाल है ना, और छिलके वाली दाल। तो जो छिलके वाली दाल है उसके ऊपर तो छिलका रहता ही है, लेकिन जो धोबा दालें बनाई जाती हैं वो ऊपर वाला जो हल्का सा छिलका है उसको अलग करके बनाया जाता है। जैसे चना दाल जो होती है, तो चना दाल को जब थोड़ा सा ऊपर का छिलका हटा देते हैं तो ही चना दाल बनती है, और वो दौल के रूप में निकलती है। तो ऊपर का जो चने का आवरण है, जो खुद बीज का जो आवरण है, वो इसके अंतर्गत आता है, चूरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है ना। तो ये सभी चीजें, और साथ में हो गया सीरा। सीरा क्या है, कि जो शुगर इंडस्ट्री है, जो चीनी बनाने वाली मिलें होती हैं, उनका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, सीरा होता है, ठीक है। तो ये जो सभी चीजें हैं कैसी हैं, ऊर्जा देने वाली होती हैं, और इसलिए इनको किस में रखा जाता है, ऊर्जा युक्त स्रोत के रूप में या ऊर्जा युक्त दानों के रूप में इसे रखा जाता है। तो अनाज हो गई, दालें हो गई, चुरी हो गई, चोकर हो गई और सीरा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ऊर्जा युक्त स्रोतों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जानवर के लिए एक तो ऊर्जा चाहिए और साथ में प्रोटीन चाहिए। ऊर्जा होती है कार्य करने के लिए, ठीक है, एनर्जी देने के लिए, और प्रोटीन जो होती है
बॉडी बिल्डिंग के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन तो मिलेगी प्रोटीन रिच स्रोत के रूप में, किससे? एनिमल बाई प्रोडक्ट से, प्लांट बाई प्रोडक्ट से, ब्रेवर्स ग्रेन से और एनपीएन कंपाउंड से। वहीं जो ऊर्जा है दैनिक कार्यों के लिए वो किससे मिलेगी? जो हम दलिया बांटा दे रहे हैं, ठीक है, किसके दाने के रूप में? गेहूं ज्वार बाजरे के रूप में, या साथ में हम क्या दे रहे हैं? चुनी और चोकर दे रहे हैं। ठीक, तो इनसे क्या मिलेगी? ऊर्जा। और गुड़ भी देते हैं, तो फिर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि एक तरह से शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट ही तो है, चीरा, वो सीरा जो है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच होता है और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका? दानों के बारे में। तो अपना चारा और दाना दोनों का क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, चारे में हमने क्या क्या बात की? कि जो चारा है वो कैसा था? दो प्रकार का था। ठीक है, कौन कौन सा था? सूखा चारा और हरे चारे के बारे में हम बात कर रहे थे। ये होगा, सॉरी, ये थोड़ा फेस करना। दूसरा निकल आया। यहीं पे बात कर लेते हैं। तो जो चारा है, सूखा चारा और हरा चारा। तो सूखे चारा किस किस के रूप में प्राप्त होता है? या तो भूसे के रूप में मिलेगा हमें, या हमने उस सूखे चारे को लंबे समय के लिए संरक्षित रखने के लिए उपचारित किया है, तो उसे हम बोलेंगे हे। ठीक है, हे किस तरह से बनाई जाती है अभी बात करेंगे। दूसरा होता है हरा चारा। हरा चारा घास के रूप में मिल सकता है हमें, क्या हमने जो फसल जैसे बरसीम ल्यूसन वगैरह हम बोते हैं, तो उसके रूप में हमें मिल सकता है। रिचका वगैरह जो हम बोते हैं, या जड़ कंद के रूप में हमें प्राप्त होता है। एक होता है जो चारागाह होते हैं, ठीक है, जिसमें पूरे एक बड़े क्षेत्र में हरी फसलों को उगाया जाता है, तो वहां से प्राप्त होता है हरा चारा। और एक हो सकता है हमें साइलेज के रूप में, कि साइलेज क्या है? हरे चारे को संरक्षित रखने की एक विधि है। साइलेज बनाकर चारे को संरक्षित रखा जाता है, किस रूप में? साइलेज के रूप। ठीक है, और फिर दूसरा दाना हो गया। दाने में प्रोटीन रिच और एनर्जी रिच हो गए, है ना? उनके स्रोत के बारे में हमने बात कर ली। अब देखिए, तो हमने जो फीड स्टफ में बात की थी, किसकी? एक तो चारे की और एक दाने की। वहीं तीसरी चीज और शामिल की जाती है फीड स्टफ में ही, फीड जो है अपने एडिटिव्स। ठीक है, ये जो है फीड एडिटिव्स क्या है? नाम से पता चल रहा है, एडिटिव्स, यानी जिनको फीड के साथ में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? कोई भी रासायनिक पदार्थ, ठीक है, या खाद्य पदार्थ है, कोई भी रासायनिक पदार्थ हो सकता है, या कोई भी जिनको खाया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ हो सकता है जिनका उद्देश्य जो जानवर है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, जो फीड एडिटिव्स हैं उनको भोजन के साथ बहुत कम मात्रा में या अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? कि जो जानवर है उसका उत्पादन बढ़ सके, साथ में जो जानवर है उसका जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रह सके, या जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके, या जो रोग कारक हैं उनसे उसकी सुरक्षा की जा सके, विभिन्न प्रकार के रोगों से उसकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है किसका? फीड एडिटिव्स देने का। अब जो फीड एडिटिव्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक फीड एडिटिव्स तो ऐसे होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स में शामिल किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में यानी पोषक तत्वों के रूप में शामिल किए जाते हैं। और दूसरे फीड एडिटिव्स ऐसे होते हैं कि जो पोषक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो फीड एडिटिव न्यूट्रिएंट्स के रूप में शामिल किए जा सकते हैं, इस प्रकार के होते हैं। एक तो जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फीड एडिटिव, और दूसरे होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट फीड एडिटिव। न्यूट्रिएंट फीड एडिटिव किन्हें कहते हैं? जिनको भोजन में मिलाने पर जो पशु है उसके लिए उससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
इनसे क्या मिलेगा पशु के लिए? पोषक तत्व प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होगा? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दूसरा है नॉन न्यूट्रिएंट्स, यानी ये पशु के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पोषण नहीं प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार का पोषण प्रदान नहीं करते हैं। तो जबकि ये वाले क्या करते हैं? पशु के लिए पोषण प्रदान करते हैं। जैसे विटामिन हो गई, ठीक है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होती हैं। तो एक तरह से पोषण यानी विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग हैं, उनसे रक्षा कर रही हैं। मिनरल्स हैं, यानी खनिज लवण हो गए। एमिनो एसिड्स हैं, जो कि प्रोटीन के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये कुल मिलाकर के? जानवर के शरीर के लिए पोषण प्रदान रहे। और ये कैसे हैं? जो कि पोषण प्रदान नहीं करते, डायरेक्टली किसी प्रकार का पोषण प्रदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानवर के लिए कैसे हैं ये? लाभदायक हैं। क्यों लाभदायक हैं? क्योंकि ये जानवर के जो उत्पादन है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा उसकी विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। कौन कौन से हैं ये? प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, यीस्ट कल्चर, एंटीऑक्सीडेंट। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन फीड एडिटिव, सॉरी, नॉन न्यूट्रिएंट फीड एडिटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अब इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें हम मुख्य रूप से जो बात करेंगे वो करेंगे हम प्रोबायोटिक के बारे में। ठीक है। तो प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक का जो सिंपल सा अर्थ है वो क्या है? फॉर लाइफ। प्रोबायोटिक्स का जो मुख्य मेन अर्थ है वो क्या होता है? जीवन के लिए, फॉर लाइफ। और जो प्रोबायोटिक्स है, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया गया या जो शब्द दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? पार्कर के द्वारा दिया गया, 1974 में। ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए। तो अब जीवन के लिए है, तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो मतलब इसमें हेल्प करती हैं? तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कैसे रहते हैं? जीवित। तो लाइव कल्चर होता है। क्या होता है ये? लाइव कल्चर होता है, यानी जीवित सूक्ष्म जीव यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जीवित तो हैं, लेकिन कैसे हैं? नॉन पैथो नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक का अर्थ क्या है? कि ये किसी भी प्रकार का रोग पैदा नहीं करते हैं। ठीक है। तो जो प्रोबायोटिक्स हैं, इसका सिंपल सा अर्थ क्या है? फॉर लाइफ। अब इसमें होता क्या है कि ये सूक्ष्म जीवों का लाइव कल्चर होता है, जो कैसे हैं? नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब इनका काम क्या है? कार्य की बात करें तो ये आंतों में माइक्रोबियल फ्लोरा को माइक्रोबियल फ्लोरा को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं ये? माइक्रो फ्लोरा को बैलेंस करते हैं, यानी जो आंत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो संख्या है उसको बनाए रखते हैं, जिससे कि डाइजेशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो मेन चीज क्या हो गई? प्रोबायोटिक्स क्या है? फॉर लाइफ, यानी जीवन जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी जीवन के लिए इसका अर्थ है। ठीक है। और क्या होते हैं? ये लाइव कल्चर होता है, यानी इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम दे रहे हैं पशु के लिए, वो कैसे रहते हैं? लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन जो पशु है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग पैदा
नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जीवित जीव हैं तो किसी ना किसी प्रकार का रोग पैदा कर दें, तो किसी भी प्रकार का ये रोग पैदा नहीं करते हैं। और करते क्या है, काम क्या है कि जो आंतों में माइक्रोबियल फ्लोरा है, जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं, उस उनकी जो संख्या है, ठीक है, उनकी जो कॉलोनी है, उनको बनाए रखने में, उनकी संख्या को बनाए रखने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स आप जानते ही हैं कि मेडिसिन के रूप में यूज की जाती हैं, जिसका अर्थ क्या है, अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ यानी जीवन के विरुद्ध, यानी जीवन को ये खत्म करने वाली होती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली होती हैं। तो ऐसी औषधियां जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, यानी मुख्य रूप से किनको, रोग कारक, ठीक है, लेकिन ये जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनको भी ये मार देती है। तो एंटीबायोटिक्स यानी सूक्ष्म जीवों को मारने वाली औषधियां या पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है। और प्रोबायोटिक्स क्या है, जीवन के लिए, पार्कर ने इसके बारे में बताया 1974 में, जिसमें क्या होते हैं, लाइव कल्चर होता है, नॉन पैथोजेनिक ये होते हैं, और आंतों में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है उनकी संख्या को या उसका जो पूरी कॉलोनी है उसको बैलेंस करके ये रखते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, फीड एडिटिव के बारे में। तो बेसिकली जो फीड एडिटिव हैं वो क्या है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं या खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, जिनको जानवर के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कम मात्रा में ये दिए जाते हैं। और इनको देने का जो पीछे का उद्देश्य है वो क्या है कि उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरा हो गया कि उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाना। ठीक है। तो ये बात होती है फीड एडिटिव के बारे में, और जिसमें ये दो प्रकार के हैं। एक होते हैं न्यूट्रिएंट प्रकार के, यानी जो पोषक तत्वों के रूप में दिए जाते हैं, जिनसे जानवर को क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, जिसके अंतर्गत विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड आते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन न्यूट्रिएंट्स, जिनसे किसी प्रकार का जो पोषण है या पोषक तत्व हैं प्राप्त नहीं होते, जिसमें प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, हीट कल्चर और एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया अपना फीड का क्लासिफिकेशन। फीड की तीन चीजें हो गई मुख्य रूप से फीड स्टफ की, चारा, दाना, और कौन से हो गए, फीड एडिटिव्स। तो ये तीनों चीजें किसके भाग हैं, फीड स्टफ के होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बताइए। फीदर यानी पंख, है ना। तो जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके जो पंख वगैरह होते हैं उन सबको पिघला करके और उस तरह से करके क्या किया जाता है, फीड बनाए जाते हैं। और बताइए इसमें कोई दिक्कत। बेसिकली हमने जो फीड स्टफ है उसकी तीन चीजों के बारे में बात की है हमने, यानी उसके कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। एक मिनट। अब इसमें दिखाई देंगे मुझे। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम बात करेंगे कि जो क्या है कि एक तरह से
किसी भी चीज की उम्र को रोकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे फार्मा के अंदर, है ना। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकने वाले जो एजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, यानी जीवन को बढ़ाने वाले। तो जैसे हमारे हम क्रीम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी झुर्रियों को पड़ना, स्किन की ग्लो को बनाए रखने के लिए काम में आते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये तीनों चीजें बात कर ली, किस किस के बारे में? चारे के तीनों भागों के बारे में, सीड स्टफ के तीनों भागों के बारे में। ठीक है। तो यहीं पर हमने बात की थी कि जो रफेज है, यानी हरा चारा और सूखा चारा, दोनों में जो एक तो हे हो गया इसमें सूखे चारे में, और गीले चारे में यानी हरे चारे में हो गया साइलेज। तो हे और साइलेज दोनों ही क्या है? चारे को संरक्षित यानी सुरक्षित रखने की, कब तक? लंबे समय तक रखने की क्या है? ये दोनों विधियां हैं कि जब मौसम अनुकूल है, फसल अधिक पैदा हो गई, ठीक है, तो हम उस फसल को किस तरह से जो आगे के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, कि जिससे हम जब फसल की कमी पड़े या चारे की कमी पड़े तब हम जानवर को उनको खिला सकें। तो जो हे है वो तो है शुष्क चारे को सुरक्षित रखने की विधि। शुष्क चारे को या सूखे चारे को संरक्षित रखने की विधि है। और जबकि साइलेज कैसी है? गीले चारे, गीले चारे को संरक्षित रखने की विधि है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हे है कब बनाया जाता है और साइलेज है कब बनाया जाता है। तो शुष्क चारे को संरक्षित रखने की विधि, यानी जो सूखा चारा है हम उसको सुरक्षित रखेंगे, और साइलेज के रूप में हम कैसे रखेंगे? गीले चारे को या हरे चारे को। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि गीले चारे को या हरे चारे को हम सुरक्षित रखेंगे, लंबे समय तक संरक्षित रखेंगे। ठीक है। जो हे है और सूखा चारा है, तो सूखे चारे में मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हे है इसमें जो नमी है, या ये कहें कि नमी किसके रूप में होती है? पानी के रूप में। तो जो पानी की मात्रा है उसके अंतर्गत कितनी होती है? 12 से लेकर के 14% तक इसके अंतर्गत पानी पाया जाता है। और जबकि यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी होती है? जो नमी है, क्योंकि हरा चारा है तो हरे चारे में नमी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। तो 60 से लेकर के 70% तक इसके अंदर क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है। ठीक है। अब ये बनाने के लिए मतलब जो विधि है कौन सी अपनाई जाती है? ये बनाने के लिए हम जो करते हैं, सूर्य के प्रकाश में सुखाकर क्या करते हैं? फसल को या चारे को सूर्य के प्रकाश में सुखाकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि हम बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं सुखाकर, तो लेकिन जो सुखाने की प्रोसेस है ना, वो यदि हम छायादार स्थान पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो जो फसल को जो सुखाया जाता है वो यहाँ पर धूप और छाया में इस प्रकार से सुखाया जाता है कि जो पत्तियां हैं, इस सूखे चारे के अंतर्गत जो पत्तियां हैं उनका हरा रंग बरकरार रहे। ठीक है। तो आगे बात करेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम सूर्य के प्रकाश में सुखा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो विधि है वो क्या कहलाती है? एन साइलिंग कहलाती है। एन साइलिंग कहलाती है, जिसमें क्या होता है? किण्वन यानी फर्मेंटेशन। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक। अब जो हे बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है?
प्रोटीन युक्त फसल का, किसका बनाया जाता है? प्रोटीन युक्त फसल का, यानी ऐसी फसल जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है। और जो साइलेज बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल का, यानी ऐसी फसल जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो उन फसलों का क्या बनाया जाता है? मुख्य रूप से साइलेज बनाया जाता है। ठीक है। तो हे क्या है? शुष्क चारे को सुरक्षित रखने की विधि है। और जबकि साइलेज क्या है? गीले चारे को सुरक्षित रखने की विधि होती है। और हे में नमी या पानी की मात्रा 12 से 14% तक होती है, जबकि साइलेज में नमी की मात्रा या पानी की जो मात्रा है कितनी रहती है? 60 से 70% तक होती है। हे में जो सूर्य फसल को क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं, यानी बेसिकली फसल को हम सुखा रहे हैं, उसकी नमी को हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। ठीक है। धूप में और छांव में सुखा करके, इस तरह से बोल सकते हैं हम, वो ज्यादा बेटर है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम? किण्वन के द्वारा साइलेज को बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन साइलेज। और यहाँ पर जो फसल यूज की जाती है हे बनाने के लिए, मुख्य रूप से प्रोटीन वाली फसल यूज की जाती है, कि जिस फसल में प्रोटीन ज्यादा रहेगी, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो उसको यूज किया जाता है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल को यूज किया जाता है। अब बात आती है कि जो प्लांट है, पौधा है, उसका क्या गुण होना चाहिए? जो तना है, तना कैसा होना चाहिए? तो तना कैसा होना चाहिए इसका? खोखले तने वाली फसल को यूज किया जाता है। तो यहां पर खोखले तने वाली फसल उपयोगी रहती है इसमें। क्यों? क्योंकि यदि तना खोखला होगा तो वो फसल आसानी से सूख जाएगी। और यहाँ पर जो फसल यूज की जाती है, कौन सी यूज की जाती है? गूदेदार तने वाली, गूदेदार तने वाली। ठीक है। जिसका तना कैसा है? मोटा है और गूदेदार है, उस फसल का उपयोग किसमें किया जाता है? साइलेज बनाने में किया जाता है। ठीक। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, कि हे को किस तरह से बनाया जा रहा है और साइलेज को किस तरह से, मतलब किन फसलों से बनाया जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कब कब फसल को मतलब काटा जाता है। ठीक है। तो देख, अब बात कर रहे हैं कि जो हे बनाने के लिए हमें जिन चीजों का ध्यान रखना है वो कौन कौन सी होती हैं, यानी हमें हे बनाते समय किन किन फसलों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। ये ये। शुरुआत तो हमने बात की थी कि जो हे बनाने के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त होती हैं? प्रोटीन युक्त फसलें उपयुक्त रहती हैं। ठीक है। तो प्रोटीन युक्त यानी ऐसी फसलें जिनमें प्रोटीन अधिक होता है। अब फसलों में प्रोटीन कंटेंट कब अधिक होगा? तो इसके लिए आवश्यक है कि जो फसल है, ठीक है,
उसको कब काटा जाए? कि जब फ्लोवरिंग कंडीशन, ठीक है, तो प्रोटीन युक्त फसलें उपयुक्त हैं, तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि फसल को फूल आने से पहले, फूल आने से पहले काट लिया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जिस फसल से हमें हे बनानी है, तो वो फसल को कब काटा जाए? कि उसमें फूल आने वाला हो उससे पहले ही काट लिया जाए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी पत्तियों में, वो कहाँ चला जाएगा? बीज बनने में, फल बनने में चला जाएगा। तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले जो भी प्लांट है उसकी पत्तियों में और तने में प्रोटीन कंटेंट सबसे अधिक होता है। दूसरी चीज है, जैसा कि हमने बात की थी वहां पर, खोखले तने वाली फसल का चुनाव करना चाहिए। खोखले तने वाली फसल का चुनाव। तीसरा, फसल में पत्तियों का नुकसान, पत्तियों का नुकसान कम से कम हो, कम से कम। क्यों? क्योंकि पत्तियों में ही मुख्य रूप से प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, यदि पत्तियां गिर जाएंगी तो जो हे है उसका जो पोषक मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से पत्तियों में जो कैरोटीन वर्णक होता है वो अधिक होता है, जो किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए का। तो पत्तियों का नुकसान होने से विटामिन ए की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जितनी पत्तियां अधिक गिरेंगी या नष्ट होंगी, तो विटामिन ए की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ए बनाते समय जो पत्तियां हैं वो कम से कम गिरे। और अगला है कि जो फसल है, फसल को धूप और छांव में, धूप और छांव में इस प्रकार से सुखाते हैं, छांव में इस प्रकार से सुखाते हैं कि उसका, या जो पत्तियां हैं उनका हरा रंग बना रहे, हरा रंग बना रहे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हे है उसका रंग जो है हल्का हरा बना रहना चाहिए, या ये पूछे कि जो हे है उसका रंग कैसा होता है? हल्का हरा होता है। ठीक है, हरा या हल्का हरा होता है, क्योंकि उसको धूप और छांव में इस तरह से सुखाते हैं कि उसका हरा रंग बना रहे। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब जब हे बनाते हैं तो पहली चीज तो क्या, ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए? प्रोटीन रिच फसल का चुनाव करना चाहिए। और प्रोटीन रिच के लिए आवश्यक है कि फसल को कब काट लिया जाए? कि जो फ्लावरिंग कंडीशन आ रही है, फूल आने से पहले की जो अवस्था है उस समय ही काट लेना चाहिए। क्योंकि फूल जैसे ही आएगा तो जो पत्तियों में, उसके तने में जो भी प्रोटीन कंटेंट है वो फूल बनने में काम में ले लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि जो फसल है वो खोखले तने वाली होनी चाहिए, और फसल को काटते समय पत्तियों का नुकसान कम से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनमें जो कैरोटीन वर्णक है वो नष्ट होगा, तो विटामिन ए का नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, अगला है कि जो फसल है उसको धूप और छांव में इस प्रकार से सुखाते हैं कि उसका जो हरा रंग है वो बना रहे। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। और हे में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना रखा जाता है, या जब सुखा लेते हैं इस तरह से तो कितनी रहती है नमी उसमें? अभी बात की हमने उसके बारे में, कितनी, 12 से लेकर के लगभग 14% तक इसमें नमी
होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो हे है वो किन किन फसलों से बनाई जाती है। तो हे बनाने के लिए मुख्य रूप से नॉन लेग्यूमिनस और लेग्यूमिनस दो प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है। नॉन लेग्यूमिनस में अपने ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर घास या सूड़ान घास, जई और जौ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम लेग्यूमिनस में, तो लेग्यूमिनस में बरसीम, ल्यूसर्न, मटर, लोबिया और रिचका, इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है वो है कि सबसे अच्छी फसल। ठीक है, ये हमें याद रखना है यहाँ पर। तो नॉन लेग्यूमिनस में बात करें तो जई, और लेग्यूमिनस में बात करें तो सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, रिचका। ये ये बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल होती है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए जो नॉन लेग्यूमिनस फसलें हैं उनमें कौन सी आती हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर घास या सूड़ान घास, ठीक है, जई और जौ। वहीं लेग्यूमिनस की बात करें तो बरसीम, ल्यूसर्न, मटर, लोबिया, रिचका। अब बेसिक बात आती है कि नॉन लेग्यूमिनस किन्हें कहेंगे और लेग्यूमिनस किन्हें कहेंगे, है ना, ये भी तो बात है। तो लेग्यूमिनस किन्हें बोलते हैं कि ऐसी फसलें, इनकी पहचान क्या है, ये दलहनी फसलें होती हैं बेसिक। कैसी हैं, दलहनी फसलें। दूसरा, इनकी जड़ों में क्या पाई जाती हैं, लेग्यूमिनस फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। और इन गांठों में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है, राइजोबियम। कौन सा होता है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है, ये वातावरणीय नाइट्रोजन को, वातावरणीय नाइट्रोजन को पादप के लिए उपलब्ध करवाता है, पेड़ के लिए उपलब्ध करवाता है। तो जो फायदा हम फसलों को इसके द्वारा देते हैं, यूरिया देकर के पूर्ति करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, जैसे अपने ज्वार, बाजरा, मक्का है, इनमें इनकी ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन कंटेंट हम देते हैं बाहर से, वो किस रूप में देते हैं, यूरिया के रूप में देते हैं। अब इनकी ग्रोथ हो पाती है सही ढंग से। लेकिन जो ये दलहनी फसलें हैं, लेग्यूमिनस फसलें हैं, इनकी जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। जो क्या करता है कि जो अपने खुले वायुमंडल में, हवा में जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग करके इसके लिए उपलब्ध करवाते हैं, ये प्लांट्स के लिए उपलब्ध करवाते हैं। और उस नाइट्रोजन का उपयोग करके, ठीक है, ये प्लांट उस नाइट्रोजन का उपयोग किसमें करते हैं, अपनी वृद्धि में और उत्पादन देने में करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो दलहनी फसलें हैं हमें अलग से यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन किस में आता है, प्रोटीन कंटेंट बनाने में काम आता है। और इसीलिए लेग्यूमिनस फसलें जो होती हैं ये कैसी होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। कैसी होती हैं, बेसिकली प्रोटीन रिच होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेग्यूमिनस के बारे में। जबकि जो सिंपल फसलें हैं अपनी, वो क्या कहलाती हैं, नॉन लेग्यूमिनस, यानी जिनकी जड़ों में ऐसी कोई खास चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उनके लिए बाहर से ही हमें यूरिया देना पड़ता है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, घास, नेपियर घास या सूडान घास, जई और जौ। नॉन लेग्यूमिनस में बात करें कि कौन सी फसल इनमें सबसे अच्छी है, तो बात आती है जई की। ठीक है, और वहीं बात करें हम लेग्यूमिनस में, तो इसमें आता है रिचका। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि नॉन लेग्यूमिनस क्या है, लेग्यूमिनस क्या है। तो लेग्यूमिनस दलहनी फसलें हैं। ठीक है, और इनकी जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। मान लो इस तरह से ये जड़ हैं, तो इनमें जगह जगह पर आप कभी भी देखें कि इस समय चने वगैरह की या मटर की खेती कहीं हो रही हो, तो उस पेड़ को आप उखाड़ करके देखना, तो उसमें जो जड़ है जगह जगह पर इस तरह से हल्की हल्की सी गांठें मिली। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, राइजोबियम जो सूक्ष्म जीव हैं ये पाए जाते हैं, तो वातावरणीय नाइट्रोजन को पादप के लिए उपलब्ध कराते हैं। और साथ साथ इनसे क्या फायदा होता है, फसल चक्र को अपनाने में भी हेल्प मिलती है। कि आपने सुना होगा कि फसल चक्र में, यानी दो फसलों के बीच में एक
दलहनी फसल जरूर बोनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उर्वरा शक्ति से मतलब है कि जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, वह कमी नाइट्रोजन की, यानी जो मिट्टी में भी नाइट्रोजन कंटेंट को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन को उपयोग कर रहे हैं, तो ये जैसे लेगुमिनस जमीन में भी खिलाने से नाइट्रोजन कंटेंट। फास्फोरस की भी कमी होती है क्या? क्या हो गया? फास्फोरस की भी कमी होती है क्या सर लेगुमिनस में? फास्फोरस का ऐसा कोई वो नहीं, मुझे तो इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, बाकी मेनली नाइट्रोजन है ना। ये हम्म। जो नाइट्रोजन कंटेंट है, उसको ये जो जमीन है उसमें बढ़ा देते हैं, है ना। तो जिससे कि अगली फसल जो होती है वो अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें ज्यादा यूरिया देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये होता है। तो ये बात हो गई अपनी कौन सी, हे बनाने वाली फसलों के बारे में। अब देखिए हे बनाने की विधियां, है ना, कि भाई जो हे है हमने ये बात कर ली कि हे कौन सी फसलों से बनाई जाती है, ठीक है, और किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सुखाया जाएगा उसको। अब कुछ विधि है कि तरीके किस किस तरह से हम उसको सुखा सकते हैं फसल को। तो पहली विधि आती है मैदानी विधि। ये तुला ना होकर के ये क्या है, पूला विधि या गट्ठर विधि। ठीक है, तो पहली विधि है मैदानी विधि। तो मैदानी विधि में क्या करते हैं कि जो फसल है उसको काट करके पूरा का पूरा किस्म बिछा दिया जाता है, मैदान में बिछा दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर क्या करते हैं, ज्वार बाजरा काटा, ठीक है, तो उसकी पूली नहीं बांधी जाती, उसके गट्ठर नहीं बांधे जाते, तो उसको सीधा सीधा खुला छोड़ दिया हमने, खेत में ही पड़ा हुआ छोड़ दिया, वो कहलाती है मैदानी विधि। यानी जो सिंगल लेयर है फसल की, वो बना दी। सिंगल लेयर बना करके जब फसल को सुखाया जाता है, किसके लिए, हे बनाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैदानी विधि। ठीक है, तो इस मैदानी विधि में क्या कर रहे हैं हम, जो फसल है जिससे हम हे बना रहे हैं उसको काट करके एक सिंगल लेयर के रूप में, ठीक है, खेत में सुखा दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैदानी विधि बोलते हैं। दूसरा है पूला विधि या गट्ठर विधि। इसमें फसल को काटने के बाद उसके छोटे छोटे गट्ठर बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने होता है ना कि गेहूं वगैरह काटते हैं तो उसके गट्ठर बनाए जाते हैं, उसको पूला बांधा जाता है, तो वही तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है कि जो फसल हमने काटी, कौन सी अवस्था में काटी, फूल आने से पहले की अवस्था में काटी, तो उसके पूले बना दिए जाएंगे, गट्ठर बना करके उसको छोड़ दिया जाएगा, और कुछ समय समय पर उसको बदला जाएगा। यानी एक तरफ की हल्की सी सूख गई, उसको बदल दिया, फिर कुछ समय बाद उसको अदला बदली करते रहेंगे। तो इस तरह से अदल बदल करके उसको क्या करते हैं, सुखाते रहते हैं। कुल मिलाकर के बेसिक चीज क्या है कि जो फसल काटी उसके गट्ठर बनाए और उन गट्ठरों को सुखाया जाता है। ठीक है, मैदानी विधि में फसल को काटकर सिंगल लेयर के रूप में फैला दिया जाता है और उसे सुखाया जाता है। पाई विधि, इसको ट्राइपॉड विधि भी बोल देते हैं, है ना, तेपाई यानी ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड में क्या होता है कि तीन बड़े, इस तरह से क्या बनाया जाता है, एक खड़ी अवस्था में, ठीक है, स्टैंड बनाया जाता है, और इसके चारों ओर जो फसल है उसको खड़ा किया जाता है और उस पर फसल को सुखाया जाता है। तो एक तरह से जैसे अपने यहाँ पर पूंछ लगाते हैं ना फसल के, तो उस तरह से सुखाया जाता है। ठीक है, तो ट्राइपॉड बना दिया और इसके चारों ओर फसल को एकत्रित कर दिया जाता है, तो ये कहलाती है पाई विधि। अगला है, चौथा है फार्म या बाड़ विधि। फार्म किसे बोलते हैं या घेरा विधि किसे बोलते हैं, कि कोई भी अपना खेत है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या हो रही है, तारबंदी हो रही है। ठीक है, तो उसके चारों तरफ, जो खेत है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, फसल को रख दिया जाता है और उसे सुखाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फार्म या बाड़ विधि कहते हैं। यानी किसी भी खेत की जो बाड़ बंदी है या तार बंदी है,
उसके चारों ओर फसल को खड़ा रख करके सुखाया जाता है। तो इस तरह से हे बनाने की कौन कौन सी विधियां हो गई? मैदानी विधि, कूला या गट्ठर विधि, चपाई विधि या ट्राइपॉड विधि बोल रहे हैं जैसे, फार्म घेरा विधि या बाड़ विधि। ठीक है, तो कोई भी खेत है, ठीक है, उसके चारों तरफ उसकी जो सुरक्षा के लिए तारबंदी की जाती है, उसके सहारे सहारे फसल को जब सुखाया जाता है, तो वह विधि क्या कहलाती है? फार्म या घेरा विधि कहलाती है। और ट्राइपॉड में हम क्या कर रहे हैं कि एक ट्राइपॉड बनाया जाता है पाइप का या सरियों का जो भी है, ठीक है, लोहे का, और उसके चारों तरफ फसल को खड़ा करके सुखाया जाता है। गट्ठर विधि में जो फसल है उसके छोटे छोटे एकत्रित करके गट्ठर बनाए जाते हैं और उनको समय समय पर बदलकर सुखाया जाता है। और मैदानी विधि में फसल को काटने के बाद सिंगल लेयर के रूप में फसल को सुखाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी हे बनाने की विधियों के बारे में। तो यहाँ पर हे से संबंधित अपनी जो बात है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब जो चारे को संरक्षित रखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? साइलेज बनाकर। तो साइलेज कैसे बनाई जाती है, ठीक है, और किन फसलों की बनाई जाती है और क्या इसकी विधि है, तो उसके बारे में बात करें। तो नंबर एक चीज कि जिस तरह से हम ये बना रहे थे, ये किसकी बना रहे थे हम? प्रोटीन रिच फसलों की बना रहे थे, यानी जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो। लेकिन जो साइलेज बनाई जाती है वो कौन सी फसलों की बनाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों की, यानी ऐसी फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में हो, उनको साइलेज के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। और इनका तना कैसा होता है? गूदेदार होता है। इसकी विधि को क्या बोल रहे थे हम? एनसाइलिंग बोल रहे थे। ठीक है, ये चीज हम बात कर चुके हैं। अब इसकी जो विधि है, विधि को क्या बोल रहे हैं हम? एनसाइलिंग। ठीक है, और एनसाइलिंग में क्या होता है? किण्वन होता है। और किण्वन जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? अवायवीय अवस्था में होता है। अब किस तरह से करेंगे? अब देखो, अब इसकी विधि की बात करते हैं हम। इसमें नहीं आएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलो अलग से हम लेते हैं इसमें। देखो, तो सबसे पहले जो फसल है, जो हरा चारा है, हरा चारा हमने लिया, उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, यानी कूट लिया जाता है। ठीक है, और इसको काटने के बाद, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने फसल को काट लिया, इसके बाद चारे को दबा दबा कर, ठीक है, भरा जाता है। अब भरा जाता है कहां पर? इसकी जो विधियां हैं, ठीक है, किसी गड्ढे में हम भर रहे हैं हाल फिलहाल, ठीक है, तो जो गड्ढा है उसके अंदर हम भर रहे हैं चारे को। ठीक, तो क्या किया हमने? चारे को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काटा। आवाज आ रही बाहर?
ठीक है। तो चारे को दबा दबा करके हम गड्ढे में भरते हैं, और जितना हम दबा सकते हैं, जैसे मान लो इनको जो गड्ढे होते हैं उनको बोला जाता है पिट साइलो। क्या बोला जाता है? पिट साइलो। मान लो ये जमीन हो गई, और जमीन के अंदर हमने क्या बना दिया, ये एक गड्ढा बना दिया। ठीक है, पिट का मतलब होता है गड्ढा। तो इस गड्ढे के अंदर जो चारा है उसको हम दबा दबा करें, जितना हम दबा सकते हैं। चारे को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब जितना हम इसको दबा सकते हैं उतना हम इसको दबा दबा करके भरते हैं। ठीक है, यानी उसके बीच में कम से कम स्पेस होना चाहिए। अब दबा दबा कर भरने के बाद इसको पॉलीथीन लगा करके, ठीक है, पॉलीथीन हो गई। और इसके अलावा मिट्टी और गोबर, मिट्टी या गोबर से बिल्कुल क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, यानी एयर टाइट कर दिया जाता है। तो चारे को दबा दबा कर भरा जाता है। भरने के बाद गड्ढे को पॉलीथीन, मिट्टी या गोबर, ठीक है, से एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब है कि बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी और अंदर की हवा बाहर नहीं आएगी। वायु रुद्ध करना, एयर टाइट का मतलब हो गया है तो वायु रुद्ध करना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वायु रुद्ध करना, यानी हवा का आवागमन रोक देना। मिट्टी या गोबर की सहायता से एयर टाइट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक की प्रोसेस अपनी पूरी हो गई कि गड्ढे में हमने चारे को काट काट करके भर दिया और बिल्कुल एयर टाइट रूप से उसको क्या कर दिया, बंद दिया। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है, क्योंकि हरे चारे के अंदर शुरुआत में क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा। और वायवीय श्वसन होगा तो जो हरे चारे की कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगी। और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि वहां पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो ये कैसी अवस्था बन गई, अवायवीय, यानी वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में तो क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित रहती है और जो हरा चारा है उसके अंदर क्या चलता है, वायु अवस्था बनी रहती है। तो कुछ समय बाद जो ऑक्सीजन खत्म होने पर कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह अवायवीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब यहां पर इस अवस्था में, यानी अवायवीय अवस्था में, अवायवीय अवस्था में कुछ सूक्ष्म जीवीय क्रियाएं होती हैं। अब ये ऑक्सीजन खत्म कैसे हुई, देखो शुरुआत में क्या हुआ, यहां पर क्योंकि जो फसल है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं C6H12, ठीक है, O6 प्लस, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु हो गए। ठीक है, और श्वसन के द्वारा यहां पर क्या हुआ, एक तो बनी यहां पर ऑक्सीजन, सॉरी CO2, क्या बनी यहां पर, CO2, और प्लस साथ में बनी यहां पर एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जो वायवीय श्वसन हुआ, उस वायवीय श्वसन के द्वारा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये हो रहा है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है उसके द्वारा क्या चीज बनी, यहाँ पर मुख्य रूप से दो चीजें बनी। एक तो CO2 बनी
और दूसरी बनी यहां पर एनर्जी। तो CO2 और एनर्जी बनने की वजह से इस गड्ढे में क्या होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण पिट साइलो में पिट साइलो में वायवीय अवस्था, पिट साइलो में कैसी अवस्था बन गई, अवायवीय अवस्था बन गई, यानी यहां पर जिसको बोलेंगे एन एरोबिक, क्योंकि CO2 यहाँ पर आ गई, अब ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो चुकी है और साथ में क्या बन रही है यहाँ पर, टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर साइलो में CO2 की मात्रा बढ़ गई और दूसरी चीज बढ़ गई ताप। तो अब इन दोनों के बढ़ने के कारण, ठीक है, जो CO2 है और ताप है, इन दोनों के बढ़ने के कारण यहाँ पर जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पर, इसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ गई और टेम्परेचर बढ़ गया। अब जैसे ही CO2 बढ़ा तो यहाँ पर अवायवीय अवस्था बनी और अवायवीय अवस्था में यहाँ पर शुरू हो जाती है सूक्ष्म जीवीय क्रियाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर CO2 की उपस्थिति में किण्वन द्वारा किण्वन द्वारा कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज बनती है, एसिटिक एसिड, दूसरी चीज ब्यूटारिक एसिड, और तीसरा बनता है लैक्टिक एसिड। तीसरा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो किसकी वजह से बन रही है ये, CO2 की उपस्थिति में, ठीक है, और अवायवीय अवस्था उत्पन्न होने पर क्या चीज बनता है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और लैक्टिक एसिड इसमें बनते हैं, ठीक है। अब इनके बनने के कारण, एसिड्स के बनने के कारण जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो होता है वह साइलेज को विशेष गंध प्रदान करता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या चीज हुआ, शुरुआत में कि जो हरा चारा था उसको हमने काटा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर पिट सैलो के अंदर जो गड्ढा है उसके अंदर हमने दबा दबा करके उसको भर दिया, और उस गड्ढे को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल वायुरुद्ध कर दिया कि उसके अंदर ना तो हवा अंदर प्रवेश कर सकती है और ना ही उससे बाहर निकल सकती है। तो शुरुआत में अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, किसके द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा।
जो भी चारा था उसकी जो हरा चारा था, जो पेड़ की कोशिकाएं थी, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को उपयोग किया। ठीक है। और ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाए, CO2 बनाई। और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ गई और टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, जैसे मुख्य रूप से जो फफूंदी वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो फफूंदी और यीस्ट जो है, उनको ये CO2 और टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर नष्ट हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से खत्म होती है फफूंदी और यीस्ट, CO2 और टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब CO2 हो गया तो अंदर वायु, अंदर का वातावरण कैसा हो गया, एनारोबिक हो गया, अवायवीय हो गया। और अवायवीय अवस्था में क्या होता है, किण्वन की क्रिया संपन्न होती है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। किण्वन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है, उससे क्या बनता है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और कुछ मात्रा में क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है। अब यहां पर जो ये एसिड हैं, इनका काम क्या है कि इसकी वजह से जो कुछ जीवाणु पनप रहे थे इसके अंदर, साइलेज के अंदर, वो मर जाते हैं। ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है उसका मुख्य काम क्या है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है यही इस साइलेज के लिए एक विशेष प्रकार की गंध प्रदान करता है। ठीक है। जो कि साइलेज के लिए लाभदायक होता है। इसी के आधार पर लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो साइलेज है उसका एक विशेष ऑर्डर आता, एक विशेष गंध आती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित, कि साइलेज की जो प्रक्रिया है किस तरह से संपन्न होती है। अब ये जितने भी एसिड बन रहे हैं, ठीक है, इसकी पीएच के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जो ये साइलेज है, इसको बनाने की जो विधि है वो कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली जो साइलेज बनाने की जो विधियां हैं वो डिपेंड करता है कि गड्ढा अपना कैसा है, क्योंकि जो साइलेज बनाने के लिए गड्ढे यूज आते हैं उनको क्या बोला जाता है, साइलो कहा जाता है। गड्ढों को क्या बोल रहे हैं हम, साइलो। अब देखो, यदि गड्ढा जमीन के अंदर है, गड्ढा कहां पर है, जमीन के अंदर, तो इसको बोला जाएगा पिट, पिट साइलो। और यदि हम जमीन के ऊपर ही फसल को इस तरह से ढेरी बनाई हमने, फसल के क्या बनाई हमने, ढेरी बनाई, दबा दबा करके उसको चारों तरफ से पॉलीथीन से, मिट्टी से कवर कर दिया, तो ये क्या कहलाते हैं, तो एक तरीका होता है पेंसाइलो, पिटसाइलो, कि ऊपर की तरफ जैसे जो टंकियां होती हैं, ठीक है, कि जैसे सीमेंट की जो पानी की टंकी होती है, इस तरह से बाहर क्या बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है। कि जो घरनुमा संरचना बनाई जाती है, और उसके ऊपर कमरे रूपी संरचना है, और उसके अंदर ये चारा भर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। तो इनको पेट साइलो, और एक हो जाएगा ये ट्रेंच साइलो, और एक हो जाएगा ये टॉवर साइलो। ठीक है। तो इस तरह से इनके ये नाम दिए गए हैं। ठीक है। यदि जमीन के अंदर गड्ढा करके हम फसल को रख रहे हैं, अंदर दबा दबा करके भर रहे हैं, और इस विधि से साइलेज बनाई जाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पिट साइलो। इस गड्ढे को क्या कहा जाएगा, पिट साइलो। और यदि फसल को जमीन के ऊपर ही, ठीक है, हमने पॉलीथीन वगैरह बिछा ली, और फसल को जितना हम दबा सकते हैं उसी जगह पर ढेरी बना ली हमने, और कवर कर दिया,
मिट्टी से, गोबर से, पॉलीथीन से कवर कर दिया, और फिर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर साइलेज बना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो विधि है उसको क्या बोला जाता है, ट्रेंच साइलो कहा जाता है। और तीसरा है कि एक खड़ी अवस्था में, जैसे टावर टावर होता है ना, टावर बोलते हैं, ठीक। तो पानी की टंकी जिस तरह से बनाई जाती है सीमेंटेड वगैरह की, तो उस तरह के क्या बनाया जाता है, ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ गड्ढा नीचे जमीन में है, यहाँ ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया है, और ऊपर से भरा जाता है, ठीक है, और वायुरुद्ध कर दिया जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम, टावर साइलो कहते हैं। ये हो गए इनके गड्ढों के प्रकार। और जो विधि है उसको प्रॉपरली हम क्या बोलते हैं, एन साइलिंग। जिस विधि से ये पूरा साइलेज बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एन साइलिंग बोल रहे हैं, ठीक। तो हमने बात की कि जो साइलेज है वो किस प्रकार की विधि के द्वारा बनता है, किण्वन विधि के द्वारा बनता है। किण्वन के द्वारा क्या होता है कि CO2 की मात्रा बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है। इसकी वजह से जो किसके क्या लाभ होता है अपने लिए, कि जो चारे में फफूंदी है, यीस्ट है, हानिकारक, जो चारे को खराब करती, वो खत्म हो गई, ठीक है। जैसे ही CO2 बनी, अंदर का वातावरण कैसा हो गया, एनोरोबिक हो गया। तो जिसकी वजह से किण्वन की प्रक्रिया हुई, और किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो ये कार्बोहाइड्रेट है किसमें बदला, ये एसिटिक एसिड में, ब्यूटारिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में। जितनी भी ये एसिड हैं इन्होंने किसको खत्म किया, जीवाणुओं को या सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया, ठीक है, जो कि उसमें इन्फेक्शन फैलाते या जो खराब होते। जो लैक्टिक एसिड है वो इस साइलेज को विशेष प्रकार की गंध प्रदान करता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी विधियां हैं कौन कौन सी हैं, कि जो पिट साइलो के रूप में से बनाते हैं, फ्रेंच साइलो के रूप में से बना सकते हैं, और टॉवर साइलो के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जो साइलेज है, ठीक है, वो सूक्ष्मजीवी प्रक्रिया हमने बात कर ली उसके बारे में, कि जो साइलेज के प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली जो साइलेज है उसको तीन भागों में बांटा गया। एक है वेरी गुड साइलेज, ठीक। दूसरी है गुड साइलेज, और एक है फेयर साइलेज, यानी ठीक ठाक। अब जो इनका पैरामीटर है वो क्या है, पीएच का। यदि साइलेज की पीएच 3.8 से लेकर के 4.2 के बीच है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो साइलेज है उसको क्या कहा जाता है, वेरी गुड साइलेज कहा जाता है। और वहीं यदि जो साइलेज की पीएच है वो 4.2 से लेकर के 4.5 तक है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, गुड साइलेज। और 4.7 से जिसकी अधिक है उसे क्या कहा जाएगा, फेयर साइलेज कहा जाएगा। अब यहीं पर हम बात करें लैक्टिक एसिड की मात्रा की, क्योंकि लैक्टिक एसिड यदि ठीक ठाक बनेगा तो ही साइलेज अच्छी होगी। यदि लैक्टिक एसिड की मात्रा साइलेज में कम रह जाएगी तो साइलेज अच्छी नहीं बन पाएगी। तो जो साइलेज की गुणवत्ता है वो डिपेंड करती है लैक्टिक एसिड की मात्रा पर, ठीक है। तो यदि लैक्टिक एसिड बन रहा है ठीक ठाक अच्छी तरह से, तो वो साइलेज कैसी रहेगी, अच्छी साइलेज रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक है तो वो साइलेज कैसी रहेगी, वेरी गुड। यानी ये कहें कि वेरी गुड साइलेज में लैक्टिक एसिड कैसा रहता है, अधिक रहता है। गुड साइलेज में कम रहता है। और जो फेयर साइलेज है, ठीक है,
फेयर जो साइलेज है उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है या नगण्य होती है, यानी यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन ही नहीं पाता है, बहुत कम या नगण्य होती है। ठीक है। तो जो वेरी गुड साइलेज है उसमें लैक्टिक एसिड अधिक बनता है, और जो गुड साइलेज है उसमें कम बनता है, और जो फेयर साइलेज है वो उसमें बहुत कम या नगण्य बनता है, जिसकी वजह से, क्योंकि यदि लैक्टिक एसिड ठीक ठाक बनेगा तो ही उसमें से जो एक साइलेज वाली जो स्मेल है वो सही ढंग से आ पाएगी। ठीक है। तो ये बात हो गई। और दूसरी हो गई पीएच की। यदि पीएच 3.8 से 4.2 के बीच में है तो उसे हम बोलेंगे वेरी गुड साइलेज, और यदि 4.2 से 4.5 के बीच में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड साइलेज। और 4.7 से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, फेयर साइलेज, यानी ठीक ठाक ही उसे बोला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो साइलेज है वो समाप्त होती है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने जल्दी एंड जो कर दो, चारे के सभी बारे में, बोर जाने लग गए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लंबी हो गई क्लास, आ जाए। कोई बात नहीं, चलो धीरे कोई धीरे बात आदत नहीं। पड़ जाएगी। हाँ आदत नहीं है। चलो थोड़ा सा अभी रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट, बाकी दोबारा एक बार कल रिवाइज कर लेंगे, है ना। ठीक। ठीक है। देखो, तो जो चारे को सुरक्षित रखने का तरीका था वो क्या था, कि शुष्क चारे को तो रख रहे थे किसके द्वारा, हम हे बना करके, और गीले चारे को सुरक्षित रख रहे थे साइलेज बना करके। ठीक है। और ये जो बना रहे थे हम किसका बना रहे थे, प्रोटीन रिच फसलों का बना रहे थे, और साइलेज जो बना रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट रिच फसलों का बनाते हैं। और जो हे बना रहे हैं वो किस में बना रहे थे, धूप और छांव में फसल को सुखा करके। और साइलेज जो बना रहे हैं कहाँ बना रहे हैं, किण्वन विधि के द्वारा, यानी एन एरोबिक एनवायरमेंट में बनाते हैं। ठीक। और दूसरा है कि जो साइलेज है, साइलेज हरे चारे की बनाई जा रही है, यानी कब, जब हरा चारा हमारे पास अधिक हो रहा है, या ये कहें कि मौसम प्रतिकूल है, मौसम खुला हुआ नहीं है, धूप नहीं निकल रही, तो उस समय साइलेज बनाई जाती है। और जब मौसम साफ हो तब क्या बनाई जाती है, चारे से खेल बनाई जाती है। तो वहीं जो साइलेज के बारे में बात करें तो साइलेज हमने 3 प्रकार की पढ़ी, कौन कौन सी, वेरी गुड साइलेज, गुड साइलेज और फेयर साइलेज। यहाँ पर मेन चीज है इसकी पीएच, तो ये तो हमें याद रखनी ही रखनी है। क्यों, क्योंकि पीएच से यहाँ से पहली क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि वेरी गुड साइलेज की पीएच कितनी होती है। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब दूसरा है कि लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से ही साइलेज के लिए एक फ्लेवर मिलता है। ठीक है। यदि लैक्टिक एसिड ठीक ठाक बनेगा तो ही साइलेज अच्छी होगी, यदि कम बनेगा तो साइलेज अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरी गुड साइलेज है, अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड किसमें बनता है, वेरी गुड साइलेज में बनता है, और सबसे कम जो लैक्टिक एसिड बनता है वो किसमें बनता है, फेयर साइलेज में बनता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही, काफी लंबा हो गया समय, तो कल थोड़ा सा और रिवाइज कर देंगे इसको। ठीक है। यदि कोई दिक्कत है तो आप बताओ, एक दो चीजें कुछ कर सकते हैं हम। दीप्ति उपाध्याय, इस क्लास कब खत्म होगी, बस चलो कर दी खत्म अब। भूसा हे के अंदर ही आएगा, नहीं, भूसा और हे अलग हो गए, ये दोनों क्या हैं, शुष्क पदार्थ हैं। ठीक है। जो सूखा चारा है, सूखे चारे के ही 2 भाग होते हैं, किसके रूप में, हे के रूप में और भूसे के रूप में। ईस्ट कल्चर क्या होते हैं सर। ठीक है। तो ईस्ट कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें कि फीड एडिटिव प्रकार के होते हैं ये, है ना, कि जैसे पाचकता वगैरह कम हो जाती है, रूमिनल एनवायरनमेंट उनका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो उस समय ये दिए जाते हैं जानवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। हमने बात की थी ना कि फीड एडिटिव में कि भाई ये अल्प मात्रा में दिए जाते हैं, लेकिन देने चाहिए, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़े और जानवर स्वस्थ रहे। और बताइए कोई समस्या। इसका मतलब अभी ज्यादा लंबी क्लास
लेने के लिए आप अनुकूल नहीं हैं। ठीक है, कल से ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना। ठीक है। ओके। गुड नाइट। जय श्री राधे।